वेलकम टू देवेन स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान को आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक इतिहास की। देखिए, संवैधानिक इतिहास में अपन शुरू करेंगे अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब में युद्ध, जो जिसका नाम था पलासी का युद्ध, से लेकर बक्सर का युद्ध आएगा। उसके बाद तमाम चीज़ें आएंगी जहाँ तक बोले जाएंगे अपन को भारतीय संविधान के निर्माण तक। देखिए, सबसे पहला युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के और बंगाल के बीच। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1757 को। कब हुआ? 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध हुआ। पलासी कहाँ पर है? नदिया जिला में है। और जो जिला है नदिया, वो कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व करता था अंग्रेजों के। दोनों में युद्ध हुआ और मीर जाफर ने क्या किया? सिराजुद्दौला को धोखा दिया और उसकी वजह से मीर जो सिराजुद्दौला था वो पराजित हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुई? विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन फिर भी बंगाल पर पूर्ण आधिपत्य नहीं हो पाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कंपनी को जीत तो मिली, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किस पर? बंगाल पर। और उसके बाद भी, पलासी के युद्ध के बाद भी बंगाल के जो नवाब हैं वो बनते रहे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं 1764 में। देखो, 1757 में पहली लड़ाई लड़ी। ये दोनों लड़ाइयाँ जो है अंग्रेजों की, दोनों लड़ाइयाँ बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती हैं भारत में अपने पैर जमाने के लिए। ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को महसूस हो गया कि हम इनको हरा सकते हैं और हमारा राज यहाँ पर चल सकता है। इसलिए उन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा। कौन सा? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा? देखो, 3 नवाब थे। ठीक है, बक्सर कहाँ पड़ता है? देख लीजिए पहले। बिहार राज्य है। बिहार राज्य का एक जिला है क्या? बक्सर। बिहार राज्य का एक जिला है बक्सर। वहां पर युद्ध हुआ। कब हुआ? 22 अक्टूबर को हुआ 1764 सन में। ठीक है, 1764 में 22 अक्टूबर को युद्ध होता है। किन किन बीच में, किस किस के मध्य होता है? देखो, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट के बीच। ये तो क्या थे? एक पक्ष में थे और दूसरा पक्ष था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कंपनी के नेतृत्व करने कौन थे? हेक्टर मुनरो। और यहाँ पर जो 3 थे, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। तो इनके बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पर भी क्या होते हैं? ये जो बंगाल के नवाब हैं और जो मुगल सम्राट है वो पराजित होते हैं। और यहाँ पर विजय होती है किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के साथ ही यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो है राजनीति पर वैधानिक रूप से अधिकार हो गया। मतलब बंगाल पर अब पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। किसका? किसका हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। किस पर? बंगाल पर। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर पकड़ किसकी बनेगी? अब अंग्रेजों की बनेगी। और धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे? बंगाल पर शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद पूरा भारत क्या करेंगे? वो धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था में क्या करेंगे? साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो वह पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संवैधानिक इतिहास में सबसे प्रमुख जो दो युद्ध हुए हैं, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। तो ये दोनों युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध हैं अंग्रेजों की पकड़ बनाने में। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, अगर इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों को पराजित होना पड़ता तो शायद वे अंग्रेज भारत से चले जाते, लेकिन उन्होंने देखा कि इन दोनों युद्धों में उनको क्या आंशिक विजय प्राप्त हुई पलासी युद्ध में, और उसके बाद बक्सर युद्ध में पूर्ण विजय, पूर्ण अधिकार प्राप्त होने के बाद उनको एहसास हो गया कि हम भारत पर राज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की बात आगे करते हैं अपन। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों द्वारा बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद अब वहाँ पर पूर्ण अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का। और पूर्ण अधिकार होने के बाद अंग्रेजों ने देखो क्या किया? सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। और किसकी अध्यक्षता में हुई द्वैध शासन की स्थापना? लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में बंगाल प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। ठीक है, और कब तक चला द्वैध शासन? 1765 से 1772 के बीच में चला। और लॉर्ड क्लाइव ने क्या की? इसकी अध्यक्षता की। देखो, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि जो प्रांत है, बंगाल प्रांत में कौन था? गवर्नर शासन कर रहा था। और गवर्नर शासन कर रहा था तो जो विषय थे उनको 2 विषयों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। देखो, यहाँ पर आरक्षित का मतलब क्या हो गया और हस्तांतरित का मतलब क्या है? आरक्षित विषय जो थे वो क्या थे? आय संबंधी थे। और जो हस्तांतरित विषय थे वो व्यय संबंधी थे। मतलब आरक्षित विषय खाली गवर्नर के लिए थे, जो क्या करते थे? यहाँ पर आरक्षित विषयों में आय संबंधी मामले आते थे। मतलब जिनमें आय हो, इनकम होती थी, वो अंग्रेज संभालते थे। और यहाँ पर हस्तांतरित विषय को
वह संबंधी यहाँ पर खर्चे वाले संबंधी थे, और इन दोनों को डिवाइड करने का जो ये जो रूल है इसको बोलते हैं अपन द्वैध शासन। ठीक है, तो प्रांतों में जो शासन व्यवस्था है उसको दो भागों में बांट देना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में आय संबंधी मामले, और जो हस्तांतरित विषय है उसमें व्यय संबंधी विषय आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन द्वैध शासन व्यवस्था। तो बंगाल में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कर दी लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में। और आपको ध्यान होगा लॉर्ड क्लाइव किसके वो थे नेतृत्व करता, प्लासी के युद्ध के। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। तो लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हो गई 1765 से 1772 तक चली। उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है इलाहाबाद की संधि, 1765 में। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, देखो सबसे बड़ा अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीन प्रांतों की जो दीवानी है, जो राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। मतलब इन तीनों प्रांतों से जो भी राजस्व आएगा वो किसको मिलेगा, अंग्रेजों को मिलेगा। और यह अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी। सबसे बड़ी कैसी जीत थी, राजनीतिक जीत थी, राजनीतिक सफलता थी। क्योंकि जब रेवेन्यू आएगा, जब राजस्व प्राप्त होगा, तब शक्तिशाली होंगे कौन, अंग्रेज शक्तिशाली होंगे। और जब शक्तिशाली होंगे तो क्या होंगे, सेना बढ़ाने का मौका मिलेगा उनको। ठीक है, इस तरह से उनको सबसे बड़ी सफलता थी कौन सी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 1765 में हुई। उसके बाद आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग। अब देखो आगे क्या आते रहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, अधिनियम आएंगे। अधिनियम पारित करेगा कौन, ब्रिटिश संसद पारित करेगी। अब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए जाने अधिनियम कौन लागू करेगा, इसके आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अधिनियमों को पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि अधिनियमों को, कौन कौन से अधिनियमों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा, और किन किन अधिनियमों को ब्रिटिश ताज, महारानी या क्राउन के द्वारा क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि भारत के लिए जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। कौन करेगी, ब्रिटिश संसद करेगी। मतलब भारत के लिए जितने भी कानूनों का निर्माण होगा, जितने भी कानूनों का निर्माण होगा उनका निर्माण कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। ठीक है, ब्रिटेन की संसद करेगी। अब लेकिन निर्माण तो कर देगी कौन, संसद, लेकिन उसको लागू कौन करेगा। देखो 1773 से 1857 तक जितने भी कानून बनेंगे उनको लागू कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। आगे अपन बात करें तो ब्रिटिश ताज द्वारा वे अधिनियम लागू किए जाएंगे जो 1858 से 1947 तक इनका निर्माण होगा। तो इस तरह से 1858 का अधिनियम, 1909 इसको अपन बोलते क्या, मार्लिमेंटो अधिनियम बोलते हैं, मॉर्लिमेंटो। और 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चैप्सफोर्ड अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये सभी अधिनियम जो है कौन लागू करेगा, ब्रिटिश ताज या महारानी क्राउन या लागू करेगी। देखो ये अंतर क्यों है, क्यों लागू कर रहे हैं अलग अलग। आपको पता है अपने स्वतंत्र संग्राम हुआ था कब, 1857 में। 1857 में स्वतंत्र संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 क्रांति। और यहाँ पर क्रांति होने के बाद ब्रिटिश संसद ने देखा, और आपको पता है जो क्रांति हुई थी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था अंग्रेजों का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया था। यह तो कहते हैं कि 1857 क्रांति जो थी यह सुव्यवस्थित नहीं थी। भारतीय राजा जो राजा थे, राजपूत राजा, वो साथ नहीं थे। ठीक, क्रांतिकारियों के अगर वो साथ होते तो अंग्रेजों को 1857 में क्या चला जाना पड़ता, भारत छोड़कर चला जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया किसने, भारतीय राजाओं ने। इसीलिए भारतीय राजाओं के साथ के कारण क्रांतिकारी क्या हुए, दब गए, और उनका क्या हुआ, उन्होंने पराजित हुए। इसलिए क्रांति क्या हुई, असफल हो गई। वरना अगर क्रांति सफल हो जाती तब ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भारत छोड़कर उनको जाना पड़ता। तो इसलिए क्रांति बहुत ही आक्रामक थी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने देखा कि जो कंपनी है, अब कंपनी के द्वारा जो शासन व्यवस्था है उसको नहीं चला पाएगी। इसलिए अब कौन चलाएगा, डायरेक्ट जो क्राउन है, ब्रिटिश ताज है, जो महारानी होगी वही क्या करेगी, अब सारे जो अधिनियम है उनको क्या करेगी, लागू करेगी। और ब्रिटिश जो कंपनी है उसका शासन बंद हो जाएगा। अब किसका शासन चलेगा, ब्रिटिश क्राउन का चलेगा। किस पर, भारत पर शासन चलेगा। ठीक है, तो कंपनी का रोल यहीं तक होगा। उसके बाद आएगा कौन, ब्रिटिश महारानी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया आपको 1773 से 1857 के बीच कौन करेगा लागू, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और 1858 से लेकर 1947 तक कौन करेगा, ब्रिटिश महारानी क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन वह लागू करेगा इसको, कानूनों को। और कानून का निर्माण कौन करेगा, अपनी ब्रिटिश संसद, अपनी क्या, ब्रिटेन की। ठीक है, दुश्मन थे अपनी, तो ब्रिटिश संसद करेगी कानूनों का निर्माण। ठीक है, किसके लिए, भारत के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अपन चलेंगे 1773 पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कि लागू कौन कौन करेगा अधिनियमों को। 1857 से पहले कौन करेगा, कंपनी करेगी। और 1857 के बाद कौन करेगा,
ब्रिटिश क्राउन करेगा। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहला एक्ट जो आता है, सबसे पहला जो लिखित कानून है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, सबसे पहला लिखित कानून कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश संसद में पारित होता है, वहां से लागू कौन कर रहा है? अब यहाँ पर कंपनी कर रही है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? नियामक कानून भी कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे पहला लिखित कानून है कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के गवर्नर पद, उसको क्या नाम दे दिया गया? जी नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। ठीक है, स्थापना हुई, लेकिन देखो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो था कब किया गया? 1773 में, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1774 में। और इसका जो न्यायालय है उसका पैनल है 1+3 का, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक है, वापिस देख लेते हैं एक बार, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा नाम क्या है इसका? नियामक कानून। यहाँ यह जो कानून है यह प्रथम लिखित कानून है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित कानून। बंगाल के गवर्नर पद क्या है? जो गवर्नर पद होता है उसको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जी बना दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना होती है 1774 में होती है। 1+3 क्या है इसका पैनल, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है यहाँ पर? लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। देखिए जो प्रथम गवर्नर थे कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, अपन ने देखा था लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में द्वैध शासन लगा था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हो गए? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के जो अंतिम गवर्नर होंगे वो कौन होंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए? लॉर्ड क्लाइव। अंतिम गवर्नर जब है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो गवर्नर का पद चेंज करके क्या करेंगे? गवर्नर जनरल करेंगे। तो अब जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे वो कौन होंगे? जो अंतिम गवर्नर है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे। उसके बाद अपन बात करें अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और जब अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग थे किसके? बंगाल के। लेकिन अब क्या करेंगे आगे चलकर? बंगाल के हटाकर भारत के, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना देंगे किसको? इसी को, विलियम बेंटिंग को। ठीक है, तो प्रथम पहले तो क्या था? बंगाल था, बंगाल पर अधिपत्य किया, उसके बाद पूरा भारत धीरे धीरे अंग्रेजों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार करने के बाद पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए कौन? विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना, अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है आपका 1784 का अधिनियम, जिसको आप दूसरे नाम जानते हो पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए इसका दूसरा नाम पिट्स इंडिया एक्ट कैसे पड़ा? उस टाइम तत्कालीन जो पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, वहां पर कौन थे? विलियम पिट थे। और उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का, 1784 का अधिनियम का नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कौन लागू कर रहा है नियम? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो यहाँ पर क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? अब EIC मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने जो कार्य थे, जो उसके कार्य थे, उनको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से कम बांट दिया? एक तो क्या कर दिया? व्यापारिक कार्य, और एक कौन से? राजनीतिक कार्यों में बांट दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक जो कार्य कर रही थी व्यापारिक और राजनीतिक मिलजुल कर, लेकिन अब उन दोनों कार्यों को कर दिया अलग अलग कर दिया, और अलग अलग क्या बना दिए? बोर्ड बना दिए। व्यापारिक कार्य करने के लिए जो बोर्ड था उसको बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल जिसको बोलते हैं अपन। और राजनीतिक जो काम करने के लिए उसके लिए बोर्ड बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब यहाँ पर नियंत्रण मंडल। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो बोर्ड्स क्या किए? गठित किए, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। इसको बोला गया नियंत्रक मंडल, इसको बोला गया संचालक मंडल। संचालक जो मंडल था, संचालक मंडल जो था वह कौन से कार्य देखता था? व्यापारिक कार्य देखता था। और जो नियंत्रण मंडल था वह राजनीतिक कार्यों को देखभाल करता था। तो इस तरह से 1784 का जो अधिनियम है, जिसको अपन पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, इसका मेन जो मुख्य बिंदु है आपका वो है कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित करना। अब पढ़ते हैं आगे। 1784 के अधिनियम के बाद देखते हैं अपन 1813 का अधिनियम। देखो इसमें दो मुख्य बात है आपके पास। 1813 का अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने देखो क्या किया? दो कानून निर्माण किया। देखो पहला कानून का निर्माण क्या किया कि ईसाई मिशनरियों को, ईसाई जो मिशनरी हैं, ईसाई समुदायों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। कहाँ पर? भारत में। जिससे क्या हो, जो भारत के वासी हैं, जो भारत के लोग हैं, उनमें ईसाई धर्म का क्या हो? बोलबाला हो, और वे जो हैं इस धर्म को अपनाने के लिए क्या है? आगे आए, जिससे अंग्रेजों की जो मानसिकता है वह उन तक पहुंचे, और वे भी क्या करें? बाहर शक्ल से नहीं, बाहर से नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोग क्या हो, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या बन जाए? अंग्रेजों की मानसिकता उनमें आ जाए। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया? ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। और दूसरा जो कानून बनाया ब्रिटिश संसद ने वो क्या बनाया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
एकाधिकार था जो व्यापार करने का, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब तक क्या हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करने में सक्षम थी, मतलब उसके पास एकाधिकार था, उसके अलावा कोई अन्य देश या फिर कोई अन्य शासक भारत से व्यापार संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, मतलब इसका तो अधिकार हैगा ही रहेगा, लेकिन और अगर चाहे व्यापार करना भारत से तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, ब्रिटिश लोगों का क्या था, फायदा था, उनके पास राजस्व उनको प्राप्त होता था। इसीलिए दो कानून बनाए गए 1813 के अधिनियम में कि ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त करके बाकी लोगों को भी यहाँ पर भारत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो ये था 1813 का अधिनियम। आगे अपन बात करते हैं अगले अधिनियम पर। 1813 के चार्टर एक्ट या फिर अधिनियम के बाद अपन बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का अधिनियम, देखो ब्रिटिश संसद ने यहाँ पर कानून का निर्माण किया और क्या क्या बात बताई। देखो पहला जो मुख्य बिंदु है वो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जी जो था बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग, उसके पद को भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसा क्यों किया इन्होंने, अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारा पूरे भारत में क्या होना चाहिए, साम्राज्य होना चाहिए। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अब जो बंगाल पर शासन कर रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को धीरे धीरे क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा वो कौन बनेगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा अंतिम, मतलब कौन, विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह लो या फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कह लो, बात एक ही है। तो देखो क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन जाएगा, विलियम बेंटिंग बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो बात है मुख्य वो क्या थी, 1833 के पहले, 1833 से पहले जो जी की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी होती थी उसमें 3 सदस्य होते थे। कितने होते थे, 3 सदस्य होते थे उस, लेकिन 1833 के बाद या 1833 से क्या हुआ, 1 सदस्य को बढ़ा दिया गया और चौथे सदस्य के रूप में किसको लिया गया, लॉर्ड मैकाले को लिया गया। और क्या थे, विधि सदस्य के रूप में इनको लिया गया। तो 3 थे 1833 से पहले, लेकिन ध्यान रखना 1833 के अधिनियम के बाद जो जी की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें 4 सदस्य शामिल हो गए और चौथा जो शामिल हुआ उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। किस सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में क्या हुआ, उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो अपन ने जितने भी अभी अधिनियम की बात की, इनको लागू कौन कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लागू कर रही है। लेकिन अब आगे जो बात करेंगे हम 1858 का अधिनियम, उस वहाँ से चलेंगे अपन, तो उनको लागू करेगा कौन, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो वहाँ से अपन बात करते हैं, उन अधिनियम की बात करेंगे अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।